बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा 24 न्यूज़ पर। क्या हाल है, कैसे हैं, कैसी तबीयत है? आई होप सब अपने घर में ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज जिस तरह से फिर अब सुबह का आगाज़ हो गया है, अपनी सारी तैयारियों में मगन होंगे। कोई काम पे जा रहा होगा, कोई चला गया होगा, कोई अपनी टीवी स्विच करके अभी हमारे शो को देख रहा होगा, कोई एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं बताऊँ, एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी चीज़ है ज़िंदगी में। जब आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से, मैं कहती हूँ दूसरे से नहीं करना चाहिए। अब जैसे मैं तुमसे एक्सपेक्ट करना शुरू कर दूँ है भाई कि मैं जब जा रही होंगी तो फिर तुम ना मुझे एक गुलाब का फूल दोगे कि बाजी स्माइल। ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए किसी से भी, कि कोई आपके साथ अच्छा रहे बुरा रहे, यू डोंट केयर। आप सबके लिए अच्छा करते रहें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? तो एक्सपेक्टेशन सबसे पहले जो अपने आप से है ना, वो हमें करनी चाहिए। लाइक मुझे एक्सपेक्ट होता है अपने आप से कि आज मैं जो कुछ सोचूंगी, मैं जो कुछ अपने दिमाग में लेकर आऊँगी, वो सारा कुछ मैं आज के दिन करूँगी। उसी तरह मैं फिर जब रात को, सारा दिन के बाद जब रात को बेड पे जाती हूँ, मैं अपने आप का ना सब कुछ कैलकुलेशन कर रही होती हूँ। मैं सोच रही होती हूँ कि ये चीज़ें मैंने सोची थी, ये हो गई, ये चीज़ें मैंने प्लान की थी, ये भी हो गई। और कुछ चीज़ें मैंने प्लान नहीं की थी, मगर खुदा ताला ने फिर भी मुझे नवाज़ दी। मतलब मैं इस काबिल नहीं थी, फिर भी मुझे नवाज़ दी। आज मुझे ये भी काम ऑफ़र हो गया, मुझे ये काम हो गया, मेरा ये काम फंसा हुआ था, मेरा वो काम निकल गया, मेरी उधर से जुगाड़ कहानी ठीक हो गई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड आपकी ना झोली में आके गिरना शुरू जाती है, जब आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरों से नहीं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और फिर जब आप बिस्तर पर जाएँ सोने के लिए, तो रात को जब आप अल्लाह से बातें कर रहे होते हैं और अल्लाह मियाँ को थैंक यू कर रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद मुझे लगता है एक और ख्वाब देखना शुरू कर देना चाहिए। तो मैं भी एक ख्वाब देखती हूँ। इसी तरह जो मेरी आज की मेहमान है, वो भी बहुत प्यारी सी है, बहुत प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे उन्होंने ख्वाब देखे। और ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे, मैंने आपको बताऊँ कि क्या ख्वाब देखे, कि एक लड़की है और उस लड़की ने वो काम करना है जो लड़के करते हैं, मोस्टली लड़कियाँ नहीं करती। मतलब बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक उसने अपने आप के ना एक ख्वाब बुनना शुरू कर दिए, और अल्लाह ताला ने उसके ख्वाब जो है वो पूरे कर दिए। वाई? बिकॉज़ उसकी नीयत अच्छी थी, उसकी नीयत में खोट नहीं थी। उसकी नीयत में ये नहीं था कि जो काम मैं करने जा रही हूँ उससे बाकियों का रिस्क बंद हो जाए, बाकी जो मेरे भाई हैं जो इस फील्ड में ज़्यादा हैं और ये टैलेंट है उनके पास और ये काम कर रहे हैं, कि उनका रिस्क। उसने कहा वो अपना कर रहे हैं, मैं अपना कर रही हूँ, मेरा अपना एम है, मेरी अपनी ख्वाहिश है, मेरा अपना ख्वाब है। और अपने आप से उसने एक्सपेक्ट किया, और आज वो इस मुकाम पर है कि इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही है, गाने भी गा रही है, ढोल भी बजा रही है, हमारे साथ है। बहुत ही खूबसूरत, मैं चाहूँगी आ जाए जी, खड़ी हो जाए, खूबसूरत सी अरिश्मा मरियम ढोल के साथ। मैं कह रही थी कि ज़रा एंट्री ले लीजिए, लाइए जी ढोल। अरिश्मा मरियम मेरे पास हैं और इनका सिग्नेचर जो है वो ढोल के साथ है। आज इतना बड़ा नाम उन्होंने अपना बनाया है इस ढोल के साथ, लड़की हो के, और इतनी मेहनत की है, ये एफ़र्ट की। मैं आपको बताऊं, जैसे मैं और आप कोई चीज़ सीखने के लिए जाए ना, तो वो इतनी मुश्किल नहीं होती। ढोल एक ऐसा टैलेंट है जो कि इसके लिए मुझे लगता है बहुत जगहों पे फिरना पड़ता है। बहुत से ऐसे मज़ारात भी ये गई होंगी वहाँ पर जहाँ पे ये ढोल परफॉर्म कर रहे होते हैं लोग, उनसे भी सीखती होंगी। ये टैलेंट बहुत मुश्किल था जो इन्होंने चूज़ किया, और आज हमारे साथ मौजूद है। आइए जी, अरिश्मा के लिए तालियाँ। वाह जी, तुम लोग करिश्मा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक करिश्मा। आइए जी, तशरीफ रखिएगा। साथ साथ आपका ढोल आपके साइड पे यहाँ पे सजा देते हैं ना जी, इधर ही रख दें। मदद करूँ मैं आपकी? नहीं नहीं, थैंक यू। आजा आजा, सही है जी जी। आइए जी।
लड़की देखें ढोल बजाती है और ये इतना हैवी ढोल है। मैं एक मिनट उठा के देखूं? जी अरे श्योर। आप तो खाते पीते घराने से हैं, मैं तो देखिएगा कहीं आपकी कलाबाजी ना लग नहीं जाए। उठ रहा मुझसे, तो तुम कैसे उठाती हो? कोई कह रही कहीं ध्यान करिएगा कलाबाजी ना लगे। ये मुश्किल है यार। इतनी सेहत के साथ आसान नहीं है। लेट मी ट्राई अगेन। इतना भी भारी नहीं, उठ जाएगा मगर ओह यार किसी के इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं खेलना चाहिए। मुझे चुप पै गई ना तो मैं गई। मुझसे तो फराल नहीं उठती और वो कहती है मुझे मामा गोदी ले। स्टार्टिंग में तो मुझे नोवल डिस्प्लेसमेंट हो जाती थी। अच्छा बहुत मुश्किल था स्टार्टिंग में। तो अच्छा, तुम्हें भी मुश्किल था या है? मैं फिर भी तुम खाते पीते घराने से हो, मैं तो बिल्कुल ही यार ना, मैंने कोई हाइट है ना खालिस मेरी, ग़िज़ाई खाई। हाइट की वजह से मैं वेट अपना रिड्यूस नहीं करती हूँ, बुरी लगूंगी क्योंकि मेरी लाइव अपीयरेंस होती है। तो वेट तो नहीं है तुम्हारा, ठीक तो हो तुम। टीवी पे बहुत मोटी आती है। तो टीवी पे तो मैं भी मोटी आती नहीं हूँ, नहीं, क्या आप बिल्कुल ठीक आती हैं। नहीं, आप बिल्कुल तुम्हें लगता है मैं रोज रियल अपने में आप आप को फिजा को देखती देख लें, फिजा टोटल इतनी सी है। मगर कोई फायदा ही नहीं है, मैं टीवी पे इतनी मोटी, मैं नहीं, रोज ठीक आती हैं शो देख के अपने आप को ना, मैं अपने डायरेक्टर को बोल रही होती हूँ खुद को कि यार इंसान मैं कभी इतनी भी मोटी अच्छा हूँ। नहीं लगता है ना? हाँ। क्या मसला यार है ना। बस हम- अच्छा, आज मुझे तुमने सबसे पहले ये बताना है कि जितने ख्वाब देखे थे तुमने, ये जो बुने थे ख्वाब, किस एज में ख्वाब देखना शुरू किया था? इतनी डिफ़िकल्ट फील्ड तुमने चूज़ की, इसकी तो ट्रेनिंग, इसके तो लोग ही नहीं मिलते। और जैसे कि मैंने जज किया, मुझे लगा कि तुम बहुत से ऐसे मज़ारात भी गई होगी जहाँ पर ढोल परफॉर्म होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे ढोल की परफॉर्मेंस हो रही होती है। तो ऐसे ऐसे मज़ारात में भी तुम्हारा जाना हुआ सीखने के लिए? नहीं, सीखने के लिए तो मैं कभी भी दरगाह वगैरह पे नहीं गई। फातिहा करने ज़रूर जाते हैं। और एक दफ़ा मेरा मूड हुआ एक दरगाह पे प्ले करने का, लेकिन हमारी प्ले करने का खुद खुद प्ले किसी को करने का। देखने नहीं गई कि कोई वहाँ नहीं, पे? देखने नहीं गई। अच्छा। तो हमारी औकाफ जो है वो लेडीज़ को ढोल हाँ। प्ले करने की दरगाह पे परमिशन नहीं देती है। हम्म। तो वहाँ के जो गद्दी नशीन थे उन्होंने कहा कि जी आप नहीं कर सकते ना, तो फिर ज़ाहिर हमने उनको रिस्पेक्ट करते हुए हाँ। मैंने कहा जी ठीक है, इट्स ओके। तो वैसे वेडिंग शोज तो मैंने कोई 200 प्लस कर लिए हैं ओए होए। और कॉन्सर्ट्स चलते रहते हैं। हाँ। ज़्यादा मैं वेडिंग शोज करती हूँ, फैमिली इवेंट्स करती हूँ। मैन इवेंट्स की बहुत ऑफर आती है लेकिन वो मैं नहीं करती हूँ। अच्छा ज़्यादा मैं फैमिली शोज ही करती हूँ। अच्छा, तो मुझे बताओ ना, क्या ख्वाब क्या देखे थे, क्या सोचती थी अपने बारे में बचपन में, क्या बनना चाहती थी, क्या उम्मीदें थी खुद से, एक्सपेक्ट क्या किया था खुद से? मदर तो मेरी यही चाहती थी मैं टेनिस प्लेयर बनूं। अच्छा। टेनिस में खेलती भी रही हूँ मॉडल टाउन क्लब की तरफ से। पता नहीं अब नाम लेना था या नहीं चैनल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बीप डाल देंगे ना? नहीं, क्यों बीप डाल अच्छा। देंगे, जो तुम्हारा काम है बताएंगे भाई। जिस चीज़ से तुम जुड़ी हो, तुमने काम किया है, या। वो बताओगी तो फिर आगे चलेंगे ना। और मुझे टेनिस नहीं खेलना था, बहुत टफ था। हाँ। बहुत मेहनत थी। हाँ। मुझे बस म्यूजिशियन बनना था शुरू तो- से? या शुरू से ही। गाने गाती थी तुम? नहीं, गाने नहीं, मुझे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का शौक था। अच्छा। बेसिकली अभी मैं सिंगर नहीं, मैं हूँ ढोल प्लेयर ही। हाँ। लेकिन जब आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट ऑफर हो रहा होता है, बंदा कहता है चलो यार अच्छा यार ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। गाना भी सीख रही हूँ, अभी इस पोजीशन पे नहीं आई हूँ कि मैं लाइव गाना स्टार्ट करूँ। अच्छा। लेकिन ये है कि एक दो ट्रैक्स किए मैंने ज़िशान रोकरी साहब के साथ, आपने देखा ही मैंने होगा। देखे हाँ जी। हैं, बहुत अच्छे तो वो ट्रैक थे। अच्छे हमारा एक अच्छा फीचर था। बाकी मेन प्रायोरिटी जो है वो ढोल है, ढोल ही था। मुझे शुरू से कुछ डिफरेंट करना था और मैंने जब ढोल स्टार्ट किया तो मैंने हरगिज़ ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी वायरल हो जाऊंगी, एक ट्रेंड सेटर बन जाऊंगी। तो वो बस ढोल जो है वो शौक में मैंने प्रोफेशनली प्ले करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो अब आगे ज़िंदगी में क्या सोच रही हो? इस ढोल के साथ कोई ऐसे कोलैबोरेशन करना चाहोगी अगर तुम्हें कोई ऑफ़र आ गई किसी इंडियन सिंगर स्टार से? जी, बिल्कुल, या देखिए। आरिफ लोहार साहब ने अगर तुम्हें ऑफ़र की कि मैं तुम्हारे साथ कोई कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ, व्हाई डोंट यू क्यों प्ले दैट ढोल एंड आई विल डू माय फोक, तो विल यू बी एबल टू डू क्यों दैट? नहीं? क्योंकि देखें एक आर्टिस्ट के लिए क्रॉस द बॉर्डर या पाकिस्तान में रहते हुए कुछ वो दिल में ऐसी बात नहीं होती। आर्टिस्ट ही होता है, वो जी। क्रॉस द बॉर्डर हो या Artist पाकिस्तान में freelance हो। होता है। बिल्कुल। हाँ, तो- किसका फोन है? चुक लियो बेटा, इथे ही चुक लियो, आके इधर आ जाओ भाई, कुर्सी पे बैठ के चुक लियो। अच्छा, फिर बड़ी तेज घंटी थी, मुझे लगता है उनका अलार्म बजा है, वो फोन नहीं था। लाइव शो का यही मजा होता है ना। हाँ, मुझे ये लाइव मज़ा। शोज बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे खुद जो रैपिड फायर में चल रहे होते हाँ, हैं। रियलिटी है जो या। जिंदगी। अच्छा अरिश्मा, मुझे बताओ, ये ताकत तो चाहिए होती है ज़िंदगी में आपको, ख़ासतौर पे इस तरह के ढोल बजाने के लिए। मैं तो अपनी मतलब किसी को ऐसे चपेट भी लगा दूँ तो मेरा हाथ थक जाए, तो वो तुम इतनी देर तक उसको बजाती हो, ढोल की स्टिक मेरे सुनाती हाथों हो। में छाले पड़ जाते हैं। लड़की पढ़ने ही, कल मेरे पास मजदूर आए थे, उनके छाले मैंने हाथ के देखे, मैं तो सीरियसली रो रही थी, मैं तो परेशान हो गई थी कि कैसे उनके बच्चे और फैमिलीज, कैसे उनके हाल ऐसे देखते होंगे। ये क्या है?
ये इसको डगा बोलते हैं। दगा? डगा डगा? डगा डगा कहते हैं इसको। ये बेस वाली साइड पे होता है। अच्छा, मुझे लगता था लोहे का नहीं है। नहीं, ये बल्कि टूटा भी हुआ है और ये मेरा हाथ भी इसी पे सेट है और मैंने इसको टेप से जोड़ा हुआ है। टूटे हुए पे हाथ टूटे यार वो पीटर पाइटर नहीं हम लोग देखते थे, वो जो कार्टून है, पीटर क्या नाम था, पीटर पाइटर ऐसे वो था पायलट ऑफ द कैरिबियन। हाँ, उसका हाथ इसका था ना, एक उसका हाथ था नहीं, उसका एक हाथ ऐसे था, यही समझे ये हाथ मेरा पकड़ता था वो। It's just like that. अच्छा anyway, अब इससे एक तुम इससे बजाती हो और एक तुम्हारा ये इंस्ट्रूमेंट दूसरी साइड राइट साइड पे आता है। ये राइट साइड, इसको तीली बोलते हैं। ओके, और कोई अगर लेफ्टी है तो फिर वो उसको यूं कर लेगा स्विच जी। और ये नोक से इसको नहीं, वहाँ से पकड़ेंगे। ओ, ये पकड़ना है? नहीं, आप इसको ऐसे पकड़ें, ऐसे। तीली जो आपके हाथ पे स्ट्रेट होनी चाहिए। एक मिनट मुझे दिखाएं। ये देखिए, आप इसको यूं पकड़ेंगे और ये 2 फिंगर्स के साथ में चलानी है। अच्छा, ये सीन है ये वाली है। अच्छा, और ये वाली इसको प्रॉपर ऐसे इसको आपने और यही शेप या नीचे ऐसे नीचे? जी, नीचे को। ओके, एंड देन यू परफॉर्म। ओह माय गॉड, अगर किसी को घर में प्रैक्टिस करनी है तो कोई छोटा ढोल या ढोलक लेके तो इसके साथ बजा के ना कोशिश करे, क्योंकि उस पर हाथ बैठ जाएगा, फिर बड़े ढोल पे ऐसे ही है कुछ, क्योंकि इसको उठा के तो कुछ भी नहीं बजेगा। नहीं, मैंने जब ढोल स्टार्ट किया था तो ढोल पे ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट की थी। इसी पे? नहीं, वो प्रैक्टिस वाला ढोल मेरा अलग से है, छोटा होगा ना। 18 kg है, वो ज्यादा भारी है। ज्यादा भारी है। अच्छा, तो इस पे नोट्स के बारे में पता चलता है? जैसे हम लोग जब गाना सीख रहे होते हैं तो ऑर्गन के ऊपर हमें बताया जाता है ये नोट्स है, सारे गामा, ये सब कुछ। ढोल के लिए भी क्या कोई नोट्स होते हैं? बिल्कुल, जैसे मैं धमाल प्ले कर रही हूँ तो धमाल के एक नोट्स है ना, आप जब धमाल गाते हैं पढ़ते हैं तो आपको पता है कि ये लिरिक्स इसके ये जा रहे हैं, तो जब मैं धमाल प्ले करूंगी आप ऑटोमेटिकली उसके साथ आप गा सकती हैं। अच्छा। वो सिंक करेगी। अच्छा। पर जैसे हमारा ट्रेडिशनल भंगड़ा है, अभी मैंने बीच में भंगड़ा प्ले किया था, धमाल प्ले की थी, पश्तो प्ले किया था, लुड्डी प्ले किया था, मिक्स प्ले किया था मैंने। क्या बात है। एक ब्रेकिंग ज़बरदस्त हमारे बीच में आ गई है, उसके लिए हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। विल बी राइट बैक। हमारे साथ मौजूद हैं अरिश्मा। अरिश्मा, इतनी मेहनत करके अब आगे बढ़ी हो, मुझे ये बताओ कि जब शोज़ होते हैं तो ये शोज़ कहाँ से मिलते हैं, कैसे? ये ऑर्गेनाइजर्स वगैरह देते हैं तुम्हें शोज़? नहीं, मुझे तो कभी किसी ऑर्गेनाइज़र ने शोज़ नहीं दिए सिवाय एक के, दाऊद भाई, दाऊद सिंधु। बाकी जो जितने हैं मुझे तो आज तक इन्होंने शोज़ नहीं दिए। अगर मुझे कांटेक्ट करते भी हैं तो वो हमारा प्राइस पे सेटल नहीं होता। और दूसरा, कुछ मेरी अदर एक्टिविटीज़ नहीं है। मेरा काम है जी सीधा शो किया और शो के बाद सीधा घर पे। मैं ना ऑर्गेनाइजर्स को एंटरटेन करती हूँ, ना जिनका शो होता है उनको एंटरटेन करती हूँ, तो मैं इनके किसी काम की नहीं। क्या मतलब एंटरटेन करना? मुझे समझ नहीं आया। एंटरटेन यही होता है ना मैं पार्टीज़ करती हूँ, ठीक है, ऑर्गेनाइजर्स के साथ, और ना मैं उनको एंटरटेन करती हूँ, तो वो मुझे क्यों शोज़ देंगे? यानी कि वो कहते हैं कि इस तरह की हरकतें मुझे कोई कहे तो मैं मुंह ना तोड़ दूँ, काम दूंगा। नहीं, मुझे कोई ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन रूमर्स तो फिरते हैं ना। मुझे, क्योंकि मैंने देखा है बाकी सबके पास शोज की रेशो ज्यादा होती है, ऑर्गेनाइजर्स उन लोगों के पास होती है, उनके पास मतलब कि जो लोग पार्टीज वगैरह, बिल्कुल सोशलाइजिंग वगैरह करते हैं। जी, डेफिनेट सी बात है। मुझे ज़्यादा शोज़ मिलते हैं इंस्टाग्राम से, वहाँ पे मुझे डायरेक्ट क्वेरीज आती हैं, वही हम फैमिली शोज़ हम करते हैं। अच्छा। ज़्यादातर वो आते हैं फैमिली शोज़ आते हैं। ठीक है। और अगर मेरे पास 20 शोज़ हैं ना, तो उसमें से 2 शोज़ जो हैं वो कॉर्पोरेटिव होंगे, बाकी इसके हैं वेडिंग शोज़ हैं। अच्छा, तो ये हमारा ये जो इस तरह से सिस्टम है कि पहले सोशलाइजिंग करनी है, पार्टीज़ करनी है, कनेक्शन बनाने हैं, कॉन्टैक्ट बनाने हैं, PR करनी है, उसके बाद ये काम मिलने हैं आगे से, तो व्हाई इज़ दैट? ये इस पे कोई, ये देखें जी, इंसान के अपने ऊपर अच्छा बुरा आप खुद होते हैं, ठीक है। मैं आई एम नॉट इनटू इट, तो मुझे कभी कोई ऐसा नहीं कहता, मेरे मुंह पे कभी किसी ने नहीं कहा। लेकिन अब मैं जब कोई काम नहीं दे रहा होता तो उसके काम ना देने का रीज़न यही है कि आप ये सब हरकतें नहीं करती, तो इस वजह से रीज़न यही काम नहीं दे रहे हैं। रीज़न यही है। क्या ग्रुपिंग भी है हमारे इधर? है कोई आपस में ग्रुपिंग है कि भाई ये ग्रुप है हमारा, हमने इसी आपस में लेवल में टिकटॉकर्स का ग्रुप है? अच्छा। वो मैंने देखा है, उनका है, मैं नाम क्या लूँ, वो आंटी का कहना है, एक टिकटॉक की अफ्तारी, ऑफिशियल अफ्तारी थी, तो वहाँ पे सब इनवाइटेड थे। तो ज़ाहिर है टिकटॉक का ज़माना है, आप भी बनाती हैं, मैं भी बनाती हूँ, सब बनाते हैं। मतलब वहाँ पे आप देखें जैकलीन फर्नांडिस बना रही है, कटरीना कैफ बना रही है, सब बना रहे। तो ऐसे ही इनवाइटेड थी मैं, इनका ऑफिशियल अफ्तारी थी, तो वहाँ पे वो आंटी आई और उन्होंने सबसे हाथ मिलाया, सिर्फ मुझसे नहीं मिलाया। मुझे देखे करती मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, नहीं तो ना सही। तो वहाँ मेरे ऑपोजिट बैठ के कहती हैं, लोग तो मेरा नाम लेके वायरल होते हैं। मैंने तो फिर दूसरी ज़ुबान इस्तेमाल शुरू कर दी, मैंने कहा इसका नाम लेके मैंने वायरल होना है?
अब मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ यहाँ पे? अच्छा, अब मैं बोल दूँ तो आप बीप डाल देते हैं, तो मैं नहीं बोल नहीं देती हूँ। कोई बीप नहीं डालनी, बोल दे आप, बोल दे बोल दे बोल दे। बस कौन उसको कौन मनहूस था, हो कौन लगता है। था? अब नाम क्या किसी का मेंशन करना, वो मगर- पहले कहती है कि मैं उसका नाम लेके वायरल होती हूँ। कभी आपने देखा करती मेरा? क्या है, मुझे थोड़ा सा आइडिया। टिकटॉकर है। अच्छा टिकटॉकर है। हाँ, कबर और में उसकी है टांगे। वो आंटी? आंटी है, कबर में उसकी टांगे, और वो कहती है कवर कि में मैं उनकी- उसका नाम उनके लेके वायरल होती हूँ। क्या कहते हैं, फीचर्स बहुत ज़्यादा इनहैंस्ड हैं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उनके जो लिप्स हैं वो काफ़ी जी जी इनहैंस्ड हैं। हाँ जी, लेकिन मेरा उनको पर्सनली एक सजेशन ये कि है ना, वो फिलर्स अपने हाथों पे भी थोड़े से करा लें। अच्छा, उनकी हड्डियाँ और वेन्स अब नज़र आती हैं, अच्छा नहीं ये है वो। उन्होंने कहानी की है। हाँ नहीं, ये मेरा उनको सजेशन है, जितना मेहनत उन्होंने अपने मुंह पे थोबड़े पे की है वो थोड़ी सी ना अपने हाथों पे भी कर लें। तो वो मतलब उसने मुझे हाथ ही नहीं, इस्लाम ही नहीं किया उसने मुझे ना। यार ये मतलब मैंने कहा चलो अगर नहीं लोग मेरा इस्लाम नाम किया, लेके वायरल हो जाते हैं, ये कोई कह रही बात है। नहीं, इतनी तो मेरे इतनी खुशफहमी थी उनको। हाँ जी। अच्छा, क्या सारे टिकटॉकर्स ऐसी होती हैं या बस ये इसी तरह से एक ही आंटी से उसको टाकरा शुरू पड़ा? से कोई मौत है मेरे से ना उसी को कोई मसला। अब छोटी सी तो है, उम्र में भी छोटी है। जब मैं बड़ी बात बता दूं, देखने में ये जो है ना रिश्मा बहुत बड़ी लगती है, वैसे शी इज़ वेरी यंग, उम्र में भी बहुत छोटी है। और मैं आपको बता रही हूँ कि इसने बहुत अपनी जो है ना एफर्ट, जान लगाई है अपने टैलेंट में, और बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने इस टैलेंट को उभारने में। बाकी इसकी इस टैलेंट में भी किसी और का हाथ नहीं है, किसी की सपोर्ट नहीं जी, है। मेरी अच्छा, अपनी है। किसी की सपोर्ट ना होने के बावजूद कितनी दुश्वारियाँ पेश आई? मेरे साथ ये सबसे बड़ी सपोर्ट जो थी वो फैमिली सपोर्ट थी। ठीक है। पेरेंट्स की, घर वालों की, पुप्पो की, सबकी। अब जैसे मैं ये टीवी शो कर रही हूँ, अब सबको इंतज़ार होता है मैं कब ऑन एयर आऊँगी, तो मुझे घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड थी। मेरे फादर ने मामा से कहा जो वो करना चाहती है लेट हर डू। तो घर से मुझे पूरी सपोर्ट थी। बाहर कोई सपोर्ट करता है नहीं करता, भाड़ में जाए। तो रही बात ये ऑर्गेनाइजर्स की, ये लोग क्या, अल्लाह माफ़ करे, जब जो अल्लाह ने रिज़्क आपके नसीब में लिख दिया है, तो किसी ऑर्गेनाइज़र की क्या औकात है, वो आपको मिल के रहना है। अच्छा, ज़िशान रोकरी जो सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, अच्छा परफॉर्मर हैं, मगर मुझे ये बताइए कि जब भी कोई उनके साथ काम करता है तो क्यों उनके नाम के साथ उनका स्टेटस ऐसे लगा दिया जाता है कि ये उनकी मिसेज हैं, इन्होंने शादी कर ली है? ये तो जी लोगों का एक Why अपना is that माइंड important? परसेप्शन है। आपके साथ भी ये मेरे साथ सिनेरियो भी है, हुआ? बिल्कुल है। और मैंने आपके, क्योंकि मेरे वो मैनेजर थे अली खान उस टाइम पे, तो वो मुझे इतने आपके वो सॉन्ग्स हाँ। दिखा रहे होते थे, आपकी शूटिंग्स दिखा रहे होते थे, तो मैं देख रही होती थी कि इतनी मेहनत कर रही है, और आज शान के साथ जो है वो गाने हो रहे हैं इसके। तो आपका भी मुझे पता है सीन ऐसा है कि इट्स जस्ट लाइक ज़िशान भाई, ऐसे ही मैंने भाई तो खैर कभी भी नहीं कहा, मेरा मगर बहुत है अच्छा scene, फ्रेंड है। मुझे पता है, हाँ, it's a मैं respect भाई कह level like सकती हूँ। अब आपने वो क्लिप निकालना है तो मैं कह देती हूँ भाई, कह देती हूँ निकाल ले। नहीं क्लिप के लिए नहीं, मगर मैं वैसे कह रही हूँ आपका सिनेरियो ऐसा है, मैं कह सकती हूँ वो भाई, क्योंकि मेरे शादीशुदा को हैं भाई और तो नहीं है ना, मेरा कोई ऐसा अफेयर है ना, हमारा कोई गर्लफ्रेंड अच्छा, वो बॉयफ्रेंड वाला खुद भी सीन इस है। तरह के नेचर के नहीं है, नहीं है, मगर फिर भी उनके साथ इस तरह की लोगों चीजें का एक क्यों जोड़ माइंड दी जाती परसेप्शन, हैं? लोग वही देखना चाहते हैं, वही सुनना चाहते तो हैं। आपको प्रॉब्लम्स हुई जब इस तरह की बातें जी फैली? बिल्कुल। मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आई तो सब मुझे कह रहे हैं ज़िशान किधर है, ज़िशान किधर। मैं ज़िशान की पुप्पू हूँ, मुझे क्या पता। मैंने कहा मैं ज़िशान की वाइफ हूँ, आप ज़िशान के साले हैं, और ज़िशान कहता है ओ साले तू कितने है, तो फिर मैं क्या करूँ, मुझे भी तो गुस्सा आ जाता है। अल्लाह। तो फिर क्या बंदा करे। मगर सबसे बड़ी बात कि आपके घर वाले समझते हैं इन चीज़ों को? घर वाले समझते हैं, घर वालों को पता है। अब देखें आपके सर्कल में सबको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आप लोगों को क्या क्लियर करना, छोड़ें। कभी लाइफ में किसी से बहुत ऐसी तकलीफ मिली हो, कोई दुख मिला हो जो आज तक ना भूली हो, और किसी ने बहुत ज़्यादा आपको डिसहार्ट कर दिया हो, आप टूट गई हो और अभी भी आप अपने आप को समेट रही हो, ऐसा कुछ है आपकी ज़िंदगी में? क्या अरिश्मा बिखरी हुई है? मीडिया में तो खैर मुझे किसी से कोई गिला नहीं, ये रहेगी बात किसी ऑर्गेनाइज़र की, तो मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन, जैसे आपने पहले बात की थी, ना किसी से है, ना मुझे किसी से कोई गिला है, कोई शिकायत है। बस फैमिली में मैंने बहुत सी जो एक करीबी चीज़ें थी वो मैंने ज़रूर खोई हैं, उससे मतलब मैं रिकवर नहीं हुई। जैसे मैंने अपने फादर को जाते हुए देखा, पहली डेथ मतलब जब से मैंने होश संभाली है वो मैंने देखी, और वो बहुत मुश्किल था उसको बेयर करना। और लोग तो वो, क्या हुआ था वालिद साहब को? उनको शुगर थी, और वो शुगर जो थी उनका वो गैंग्री हो गया, वो गैंग्री थोड़ा बढ़ गया, फिर उन्हीं दिनों वो बिल्कुल उस ICU में रहे हैं, और कॉन्शियस रहे हैं, कोई बात नहीं करते थे, आंखें बंद रहती थी। तो बस वो 1 महीना ना बेड पे ही रहे हैं, और आखिरी बात जो उन्होंने मुझसे की हुई थी, वो उनके एक चाचा थे, वो भी फौत हो गए हैं। मुझे कहते इन्ना दा ख्याल रखी, इन्ना नू ना छड्डी, मैनू कुछ हो गया ना, इन्ना दा ख्याल रखी। मैंने कहा जी अच्छा। तो मैंने कहा आप क्यों फजूल बातें करते हैं? कहते नहीं हुन मैं नहीं बचना, इन्ना दा ख्याल रखी। मैंने कहा कैसी बातें की? उनको वो अपने चाचा की फ़िक्र थी, चाचा अजीम। तो मैंने कहा जी आप बेफिक्र रहें।
तो बस वो उसके बाद वो आखिरी बात मेरे से यही की भी उन्होंने। फिर हॉस्पिटल रहे, हॉस्पिटल 3 दिन रहे। आप ये देखें हॉस्पिटल वालों ने क्या किया, हम 3 दिन हॉस्पिटल रहे हैं और हमारा, मैं नाम क्या लूँ हॉस्पिटल का, हमारा जो बिल था ना वो उन्होंने 5 लाख रुपए बनाया हुआ था। विकी भाई जिनकी हम अभी बात करते हैं, अली भाई, अली भाई वहीं पे आ गए हुए थे, अम्मी इनकी बहन आ गई हुई थी, मामा की तो खैर हालत एकदम खराब हो गई। बहुत अच्छा आदमी, उनकी खुद की अब तो वालदा इस दुनिया में नहीं है। मैं उनकी बेटी भी हूँ, बहन भी हूँ, दोस्त भी हूँ। अच्छा खैर वो ना अली भाई मामा ने ऐसे बिल पे करने लगे तो अली भाई कहते हैं 1 मिनट आंटी, 1 मिनट रुकें, कितने दिन हम रहे हैं? कहते 3 दिन। कहते हार्ट का डॉक्टर कब आया? उन्होंने हर 2 मिनट बाद उसका डाला हुआ था, किडनी का डॉक्टर कब आया है, फलां डॉक्टर कब आया है। तो हमारा टोटल बिल जो था वो 1.5 लाख रुपए के करीब था, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने 5 लाख रुपए डाला हुआ था। अब हमने तो पे कर देना था। हॉस्पिटल था ये? एहसान हॉस्पिटल। ये कहाँ पे? ये फैसल टाउन में मेन पे जो है, केक्स एंड बेक्स के ऑपोजिट है मेन पे। तो फिर उन्हें कम किए पैसे जब ये तो अली भाई ने पूरी फाइट की, तो फिर 1.5 लाख पे आए। फिर 1.5 लाख पे आए। और आप ये देखें वो जो स्ट्रिप्स होती हैं जिसे शुगर चेक करते हैं, हम जब लेके आते थे, ज़ाहिर है मैं अपने बाबा को कोको बुलाती थी, तो उनके हमने साइड टेबल पे रखने, तो ये नर्स वगैरह चोरी करके ले जाती थी। अल्लाह, ये जाके वापस कर देती है ना, उधर फार्मेसी पे वापस हो जाती हैं। दवाइयाँ इन्होंने लिख कर देनी 15,000 की, हमने लेकर आनी, इंजेक्शंस लेकर आने, और जब दोबारा टाइम आता था वो फिर एक पर्ची पकड़ा देते थे। ये पूरा अस्पतालों में ना माफिया घूम रहा होता है। कभी इसके ऊपर मैं शो करूँगी, मेरी भी बहन का मसला हुआ था, तो मुझे यार पैम्पर तक चोरी कर लेते हैं। कैन यू इमेजिन, वो गायब हो जाते हैं पैम्पर्स आपके, कि आप अभी छोड़ के गए, सिरिंजें गायब हो जाती हैं, ट्यूब्स गायब हो जाती है, वो जो नालियाँ आपकी नाक से डलती हैं, क्योंकि वो जेली वाली ज़्यादा बेहतर होती है, जो हार्ड वाली होती है उससे अंदर छिल जाता है। तो वो जो पेशेंट जो वेंटिलेटर्स पे हों, इनको नाक से खाने की ऐसी नालियाँ लगी हुई हों, तो उनके लिए वो सारी ट्यूब ज़रूरी होती हैं। वो क्या करते हैं, वो ट्यूब वो वाली ले जाते हैं, जेली वाली, और वो बेच देते हैं उठाकर। वो जो सख्त वाली होती है ना, जो सस्ती मिलती है, वो लाके उसी जगह उसी रैपर में अंदर डाल देते हैं। तो फिर बंदा यही बोल रहा होता कि मेरी बहन के नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। मैं कहती थी मैं तो वो ट्यूब ही नहीं लेकर आई हूँ, तो ये क्यों है? इसी तरह ये सारे अस्पतालों में ये सीन है। एक तो लूट मार का सिस्टम इतना ज़्यादा है, किसी की जान जा रही है, बंदा वैसे ही लुट रहा है, उसका अपना प्यारा उसके सामने बिस्तर मर्ग में पड़ा होता है, और वो उसकी तकलीफें देखी नहीं जा रही है, तो उनसे ज़्यादा आप लोगों को तकलीफ होती है। इस पर मैं ज़रूर एक बार शो करूँगी। मुझे ये बताइए, कभी रिश्मा को मोहब्बत हुई है, किसी से प्यार हुआ है रिश्मा को? कोई सच्ची मोहब्बत, कोई अल्लाह करे कोई मिल जाए। मुझे तो लगता है अल्लाह करे मिल जाए, इंशाल्लाह मिल जाए। इतनी दुआएं कर रही है ये, इतनी, मैं बताऊं, ये दुआ बनती है, तेरी बनती है, सच्ची मैं बताती हूँ कि क्यों बनती है। लड़कियों के सर से जब वालिद का साया चला जाता है ना, इसमें आप प्लीज़ नीचे कोई कमेंट्स नहीं लिखिएगा, कोई मजाक ना उड़ाइएगा, बात बहुत ऑनेस्ट कर रही हूँ, एक्सपीरियंस वाली कर रही हूँ। जब किसी बेटी के सर से बाप का साया हट जाता है, तो वो बेटी जो है वो शादी की ख्वाहिश करना शुरू करती है, ताकि उसकी ज़िंदगी में कोई मर्द आए और वो उसको अपनी ज़िंदगी में वो सारी बातें शेयर करे, वो बातें करे, वो दोस्ती करे। ख्वाहिश नहीं है, मैंने मुझे मामा के साथ रहना है। नहीं, मामा के साथ रहना है, मगर तुम कह रही हो ना अल्लाह कोई मिल जाए, वैसे तो उसके साथ शेयर करना ना सारे दुखड़े, ये सब बताना कि मुझे शोज़ नहीं मिलते, मुझे अपने मेरे इंस्टा से शोज़ मिल रहे होते हैं, मुझे पैसे नहीं दे रहे होते हैं लोग, ये सारे रोन, तो किसको किसके आगे रोगी? उसी के साथ अपनी पर्सनल बातें सिर्फ मामा से और बहन से बस। अच्छा, अपनी दुख वाली साइड सिर्फ अपने घर वालों से, बाकी लोगों को क्या चालाकी है मुझे भी बता दो, देखने वालों को भी समझाओ, इससे क्या फायदा? पॉइंट किसी को नहीं देना। जब आप अपना वीक पॉइंट देंगे ना कि मैं अंदर से कमजोर हूँ और मुझे किसी की जरूरत है, तब लोग आप पे अटैक करते हैं। तो आपकी जो दुख वाली साइड है ना, वो आपने सिर्फ अपनी मामा को या अपनी बहन को बस। कितनी समझदार है, मुझे लगा कि खोचल है, नहीं है, बहुत समझदार। नहीं, समझदार होना पड़ता, आपको टाइम समझदार कर देता है। बिल्कुल प्यार नहीं हुआ तुम्हें? अभी तक तो नहीं हुआ। कोई ऐसा दिखा भी नहीं जो बहुत अच्छा लगा और तुमने बोला हो यार ये मेरा सपनों का सौदागर है? वेडिंग शोज पे क्या होता है, मेरे इर्द गिर्द लड़के होते हैं, लेकिन या कभी किसी दुल्हन की शादी हो रहा है उसका दूल्हा पसंद आ जाए? अल्लाह की कसम मैंने कभी आंख उठा के नहीं देखा। वेडिंग शोज पे मैं जब ढोल बजा रही हूँ, मेरा ध्यान अपने बैंड मेंबर की तरफ, एक तो वजन इतना उठाया हुआ होता है, आपने ढोल बजाना है, साथ में एंजॉय भी करना है कि आप ढोल बजा रहे हो, और मतलब जाहिर मैं एंजॉय करूंगी तो मुझे देख के लोग एंजॉय करेंगे। परफेक्ट, ऐसे ही उस वक्त मैं लड़के नहीं ताड़ सकती। उस वक्त मैं कभी नजर भी नहीं पड़ी, मतलब कोई सामने भंगड़ा करे बस ठीक है, वो भाई की नजर से देखा, हाँ भाई ठीक है लग रहा। अरे तो भाई ऐसी नजर से देख लो, जरूरी भाई की नजर से क्यों देखना है? अल्लाह करे कहीं किसी कॉन्ट्रैक्ट में तुम साइन करती हो पहले कि जो फंक्शन आप करने जा रही हैं उसमें जिसको जिस नजर से देखना है उसमें भाई की नजर से देखना, और ये भाई की नजर और
बहन की नज़र ये होता क्या है यार, असल में सिर्फ वही होता है जो आपका अपना सगा भाई और Yeah. अपनी सगी बहन होती है। ये बात तो आप है। रिस्पेक्ट किसी को वैसे लेवल का दे सकते हैं, मगर अपना कोई भाई बहन ये वाला नहीं होता जो हम ऐसे किसी ही को है। कह दें। बिल्कुल तो ऐसे। नहीं बनाया करो, शादी करनी है ना, नहीं बनाया करो। कह रही हो ना अल्लाह करे को मिल जाए, तो बस ये छोड़ दो, मेरा मशवरा तो बस डन है ना। तो अब मुझे बताओ आगे फ्यूचर के प्लान्स क्या क्या है रिश्मा के, क्या करना फ्यूचर चाह रही प्लान्स है? मैंने ढोल के साथ ही 3-4 चीज़ें मैंने डिफरेंट सी प्लान की हैं। कोई ग्रुप बैंड बना रही हो? बैंड तो ऑलरेडी है, अच्छा। क्योंकि वेडिंग शोज़ पे जब हम होते हैं एक ड्रम सेट होते हैं, 3 ढोल होते हैं। ढोल को मैं लीड कर रही होती हूँ, मेरे साथ बैंड मेंबर्स होते हैं, हम डिफरेंट मल्टीपल चीज़ें प्ले कर रहे हैं, तभी तो वो ऑडियंस को सुनने में मज़ा आता है कि क्या प्ले हो रहा है। अच्छा। तो उसके साथ मैंने 1-2 चीज़ें और ऐड अप की हैं, तो क्योंकि मुझे देखा देखी बहुत लड़कियों ने जंप इन किया है। अच्छा। अब लेकिन देखें, आप देखकर आ तो गई हैं, आपने सीख भी लिया है, लेकिन आप बेहतर जानती हैं जब आप एक शो पे होते हैं, द वे यू टॉक, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, द वे यू कैरी योरसेल्फ बहुत काउंट करता है। एग्जैक्टली। अब आप कहें कि भाई डीजे वाले आवाज़ तो ऊंची कर दे, तो वो तो नहीं ना बनता है फिर। अच्छा मुझे बताओ, कभी किसी शादी के फंक्शन में, किसी कॉन्सर्ट में कभी किसी ने तंग किया, कोई बदतमीजी? Guards मैंने साथ सुना लाइव कॉन्सर्ट्स में कुछ इस तरह की भी परफॉर्मेंसेस, बल्कि कुछ रील वायरल हुई थी कि पानी की बोतल किसी ने लड़की को अल्लाह खींच का दी, शुक्र है नहीं मार हुआ, दी। नहीं, कुछ मेरे कॉलेजेस साथ के नहीं है। फंक्शंस में भी इस तरह मैंने के किए परफॉर्मेंस मैंने हुए। किए पंजाब सिंगर्स भी कॉलेज गुस्से की से किए। माइक फेंक देते हैं ऑडियंस के ऊपर, मैंने ये भी देख ली अब चीज़ें। फिर आप गार्ड्स जो लेकर जाती हैं तो ऑल सारी सिक्योरिटी पक्की होती है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने गार्ड होते हैं आपके? कभी 6 होते हैं, कभी 4 होते हैं। इतने रखने हाँ, पड़ते वो हैं? होता है ना, क्योंकि देखिए मैं किसी का शो कर रही हूँ, मुझे तो नहीं पता ये कौन लोग हैं, और ये भी नहीं है कि वो बहुत सूटेड होते हैं, मतलब वो यूनिफॉर्म में होते हैं, वो आम पेंट शर्ट में होते हैं, किसी को नहीं पता होता ये मेरे साथ है। कंपनी से लेती हैं आप गार्ड्स? नहीं, पर्सनल है। पर्सनल गार्ड्स पर्सनल लेके है, जाती तो हैं वो जब मैं परफॉर्म कर रही हूँ वो मेरे इर्द गिर्द ही भंगड़ा कर रहे होते हैं। हाँ। मेरे करीब कोई भी नहीं आता। कोई नहीं आता। तो कभी किसी ने कोई तंग तो नहीं किया? नहीं, हर शादी में एक होता है, एक दीवाना होता है जिसने बाजी के करीब करीब जाके डांस करना है, लेकिन वो जो मेरे गार्ड्स हैं वो भी करीब करीब होते होते वो उसको ले जाते हैं, कोने में ले जाते हैं, आओ जरा बात जाते हैं, करनी आओ है। बात करनी है। तो वेडिंग शो बस पे ये वैसे जो आपस की गार्ड बातें है नहीं ना, मसला इन्हें होता। रिश्मा की शादी नहीं होने देती है, तो मुझे समझ आ गया। वैसे वेडिंग शोज पे ना कोई मसला नहीं होता, क्योंकि आप ये देखें आपने जितना चार्ज किया हुआ है, अब आप किसी लेवल की शादी पे जा रहे हैं, ये तो नहीं अब मैं भी मुंह उठा के किसी की शादी पे चले गए हैं। हाँ, ये भी तो तो पता है। है तुम्हारा सीन बिल्कुल इस तरह का जैसे सलमान खान सुपरस्टार, उनकी जो बहन थी ना, वो अगर किसी को देख भी लें या कोई पसंद करने की उनकी ख्वाहिश भी हो जाए तो वो कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि सब डरते थे सलमान खान इसका भाई है, ये तो डोले शोले वाला, ये तो सुन मारेगा, तो हमने सीधा 6 इंच खुदाई में चले जाना है। थैंक यू सो मच अरिश्मा, बहुत जी, मजा आया thank you आपके for साथ बात inviting. करके। और ये जो आपको शिकायत है ना कि आपके साथ ग्रुपिंग है, लोग काम नहीं कर रहे हैं एंड ऑल दैट, मैं चाहती हूँ आपके साथ सारे मिलकर काम करें, जो आपका टैलेंट है ना, मुझे ये किसी की मज़ीद ज़रूरत फैले। नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक ने जो आपके नसीब में लिख दिया है ना, वो क्या ये क्या वो नहीं कोई ले सकता। मेरा तो इस बात पे बिलीव है। क्या बात। तो बस तो मेरे लिए थोड़ा सा ढोल बजा देंगे? जी श्योर, क्यों नहीं। आ जाए जी, ढोल ला के दीजिएगा बेटा। मैं पकड़ लूँ माइक? मेरे पास माइक इसके ऊपर आ जाएगा। मैं लगाती हूँ, लग जाएगा। डन जी। थैंक यू। चाय के साथ बिस्किट डिप करके, टॉपिक हमारा शुगर है, वो चीनी वाली चाय पिला दी मुझे, मरे
बिस्किट भी चीनी वाला ऊपर, उस पर छिड़काओ भी चीनी। नाम नहीं लेना चाहती मैं, बिस्किट बहुत मजे का। एक से तो कुछ नहीं होता ना। आप वैसे बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन हमारे साथ ज़्यादातर मसला यही होता है, ये चीनी और ये मज़े की चीज़ें जो हैं ये ओबेसिटी कॉज करती हैं और फिर वो शुगर की तरफ जाती हैं। तो फिज़ा बल्कि आप टिप बताएं, आपने अपने स्मार्टनेस का क्या राज है? मैं चीनी नहीं खाती, उसके अलावा मैं सब कुछ खाती हूँ, अंडे, पराठे, तेल तरीके से जो जो होता है वो पीती भी हूँ, इस्तेमाल भी करती हूँ। मस में जो ये घी है ये सब कुछ नहीं खाती। नली मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ क्योंकि मुझे जोड़ों का मसला हो गया था, तकलीफ़ हो गई थी, तो 6 महीने पहले, बल्कि मैंने बताया भी था ये बात। तो गूदे जो होते हैं नलियों वाले, जो गोश्त आता है बकरे का या बीफ का, किसी भी किस्म का, उसकी जो नली होती है वो निकाल के वो मैं खा जाती हूँ हफ्ते में एक बार। उससे हुआ कि मेरे जो जोड़ थे, तकलीफ़ें थी, वो ठीक हो गई। अच्छा, ये चीज़ें मुझे किसी ने बताई नहीं, मैं अपनी तरफ से करके ठीक हो गई हूँ। अच्छा, ये अम्मी कहती थी वो हड्डियाँ नहीं होती बीफ की हड्डियाँ, वो सब कुछ अम्मी लाती थी, उसमें चने की दाल डालती थी, उसका पूरा जैसे अर्क निकालते हैं, पाए बनाते हैं, वैसे अम्मी उसको बनाती थी। और फिर अम्मी कहती थी रोटियां डाल के तोड़ के शुरवे के साथ उसमें खाओ। बचपन से अम्मी हमें ये चीज़ें खिलाती थी। तो ये चीज़ें छोड़ दी जब अम्मी का इंतकाल हुआ। तो उसके बाद फिर जब मैं दर्दों में आई तो फिर मैंने ये चीज़ें शुरू की, हड्डियों का शोरवा पूरा निकाल के पाए की तरह, तो उसको रोटी तोड़ के मैंने तरीके से खाया। मगर डॉक्टर साहब मेरे जो घुटने हैं ना उससे काफ़ी ठीक है, मैं बैठ के नमाज़ नहीं पढ़ सकती थी। लेकिन आपने जो चीनी छोड़ी है, मेरा ख्याल है ये बेस्ट काम किया है। और अच्छा? हमारे जो कौम है इस वक्त बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही है एक चाय और एक चीनी, और इनको ये सोचना चाहिए सबको, क्योंकि दोनों जो कैल्शियम डिप्लीट करते हैं, और हमारी हर 4 में से एक खातून को ऑस्टियोपोरोसिस है, मतलब कि हड्डियों की कमज़ोरी है, और आर्थराइटिस जो है वो बहुत कॉमन है, बहुत जल्दी एज में और बहुत जल्दी एज में आ रहा है। अच्छा, मैं एक और हमारी मेहमान है उनका भी तारुफ करवाना चाहूँगी। खूबसूरती का पैकर हैं, बहुत प्यारी सी हैं, हसीन है, जैसी कैमरा उनकी तरफ जाता है तो फिर उसके बाद हम शर्मिंदा हो जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है कंज़ा आफ्ताब, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। मैं कहती हूँ आधी तो दुकान सिर्फ इनको देखने के लिए इनके पास जाती होगी, इलाज कराना हो ना कराना हो, बस इनको एक नज़र देख लेती होंगी। वो लड़कियाँ कहती होंगी यार हम इनके जैसे बन जाए, बस इनके पास चले जाए। मगर ये दिल की भी अच्छी हैं और डॉक्टर भी अच्छी हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो आप इनको एक बार ज़रूर मिलें और इनको दिखाएं अगर कभी कोई आपको इशू है स्किन का। तो आज हम इनसे बात करेंगे एक्नी के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फ़िज़ा, इतनी ज़्यादा तारीफ़ आपने कर दी है कि मेरे हस्बैंड भी इतनी तारीफ़ नहीं करते। यार तो जो कसर रह जाती है वो फिर मैंने पूरी कर दी ना। अच्छा कह रहा, इनके हस्बैंड अल्लाह करे सुन रहे हो। अल्लाह करे सुने। आज ये बता के जाएं कि क्या आपके हस्बैंड भी इतने ही खूबसूरत हैं जितनी आप? जी, मेरे हस्बैंड जो हैं वो खुद ओबेसिटी सर्जन है, बैरिएट्रिक सर्जन है, तो वो भी माशाल्लाह बिल्कुल फ़िट हैं, और ये हमारा कंपटीशन रहता है कि ज़्यादा फिटर कौन रहेगा। तो इसलिए ही इज़ इक्वली फिट एंड हैंडसम। वाह जी, नेक्स्ट टाइम हम आपके हस्बैंड की पिक्चर चलवाएंगे अगर, या तो फिर आप उनको साथ ले आइएगा। जी, मोटापे पे टॉक करेंगे, बुलवा भी सकते हैं उन्हें अगर आप चाहें तो। बिल्कुल हम चाहेंगे, हमारा तो दिल चाह रहा है कि दोनों की जोड़ी जो है माशाल्लाह देखें, और हम खूबसूरती को तो वैसे ही जो है पजीराई करते हैं। तो अब आज हम बात करेंगे दानों के ऊपर, चेहरे के जो इतने सारे दाने आ जाते हैं लड़कियों की, और एज ये वाली होती है कि 15, 16, 13, 14 स्कूल गोइंग होती है लड़कियाँ, और एकदम से उनकी एक्नी से स्किन भर जाती है, वो स्कूल में कॉन्शियस हो जाती हैं, और वो दाग अगर रह जाएं तो उसके बाद वो खड्डे और निशान पूरे चेहरे पे जो है ना भर जाते हैं। तो इससे क्या बचाव है, क्यों होते हैं चेहरे पे दाने? अच्छा फिर सबसे पहले तो ये है कि 80% पॉपुलेशन को जैसे ही वो एडोलेसेंस हिट करते हैं टीनेज के बाद तो दाने निकलते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है, सीबम प्रोडक्शन बढ़ती है, आपकी स्किन का ऑयल बढ़ता है, तो इसलिए हम उर्फ़ आम में इनको जवानी के दाने भी कहते हैं। ठीक है, तो ये किस एज से शुरू होता है? ये एडोलेसेंस मतलब 13, 14, 15 के बाद कभी भी शुरू हो सकते हैं, और इवन उससे पहले भी अगर सीवियर एक्नी का प्रॉब्लम अगर आपको आने वाला है अपनी एडोलेसेंस में, तो हम कहते हैं कि 7 to 8 ईयर्स में ही 7 या 8 साल का बच्चा होगा तो उसके माथे के ऊपर आपको छोटे छोटे वाइट हेड्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये इंडिकेशन है इस चीज़ की कि इस बच्चे को 15-20 साल की उम्र में सीवियर एक्नी होने वाली है। अच्छा। तो उसी वक्त उसका सद्देबाब अगर करना शुरू कर दिया जाए तो बच्चे की स्किन को बचाया जा सकता है। तो क्या किया जाए? जी, सबसे पहले तो ये है कि ऑयली स्किन होती है, सबसे पहले ऑयली स्किन पे दाने आते हैं। जितना आपका स्किन में ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उतने वहाँ बैक्टीरियाज आएंगे, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो है क्लेंजिंग, कि आप क्लेंजिंग कैसे करते हैं, क्लेंजिंग करके सोते हैं, आया रात को मुंह धो के सोते हैं या नहीं। चेहरा धोना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे अगर आप ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे आप रोज़ाना एक थिक बेस लगा रहे हैं, फाउंडेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या बाहर भी जा रहे हैं, तो गर्दो गुबार आपके पोर्स को ब्लॉक कर देता है।
तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डबल क्लेंजिंग करें, रात को डबल क्लेंजिंग करके सोएं। उसमें फ़र्स्ट जो है वो आपने मिल्क बेस्ड क्लेंजर से अपना चेहरा साफ़ करना है, ताकि आपका ऊपर से जो मेकअप गर्दो गुबार है वो सारा हट जाए। और उसके बाद फिर टोनर या मिसेलर वाटर यूज़ करना है आपने, ताकि आपके पोर्स ब्लॉक हो जाएं। जब पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो सारी रात आपकी स्किन फ्रेश रहेगी, ब्रीथ करती रहेगी, और सुबह आप एक नए दिन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ये जो साबुन होता है, साबुन से भी चेहरा धो सकती हैं या फिर नहीं? कोई अच्छे क्लेंजर, अब क्योंकि हम जो शो करते हैं ना, हम उन लोगों के लिए भी करते हैं जो नहीं अफोर्ड अगर नहीं कर पा रहे। आपको पता है कि वालिद साहब कमाने वाले होते हैं, घर में 6 खाने वाले होते हैं, तो बच्चियां जो है अपने शौक़ की चीज़ें, अपने कोई लिप ग्लॉस, कोई टिंट या कोई ऐसे फेस पाउडर्स इतने शौक़ से वो बोल नहीं पाती हैं, डिओड्रेंट कोई भी बात। तो बहुत मुश्किल से जो चीज़ घर में अवेलेबल हो, लड़कियाँ उसी को इस्तेमाल करके तो खुश हो जाती हैं। अब उनके लिए आप प्लीज़ ज़रूर बताइए कि वो क्या करें, क्या साबुन से मुँह धो सकती हैं? अच्छा, साबुन बहुत ज़रूरी नहीं है चेहरे के लिए। आप देखें कि साबुन कब आया है, साबुन तो अभी इसी पिछली सदी की ईजाद है। उससे पहले क्या ख़वातीन खूबसूरत नहीं होती थी या लोगों के चेहरे साफ़ नहीं रहते थे? साबुन बहुत ज़रूरी नहीं है, और साबुन से बहुत चेहरा धोना भी नहीं है। चाहे बहुत महंगा भी फ़ेस वॉश हो, अगर आप ज़्यादा चेहरा धोएंगे फ़ेस वॉश से या साबुन से, तो आपके जो एसेंशियल ऑयल्स हैं या मॉइस्चराइजिंग फैक्टर है, चेहरे के ऑयल्स हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, तो ड्राइनेस आ जाती है। जैसे ही स्किन ज़्यादा ड्राई होती है तो एजिंग बहुत जल्दी आती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाती हैं। तो मेरे ख़्याल में एक सुबह के वक्त तो सादे पानी से धो सकते हैं? सादा पानी से आप 5 दफ़ा करें, वुज़ू करें। बेस्ट तरीका यही है कि आप सादा पानी से अपना चेहरा धोएं, लेकिन रात को सोने से पहले और एक दफ़ा सुबह उठ के। अब ज़रूर कोई भी साबुन हो सकता है, उस साबुन से अपना चेहरा वॉश करें, ताकि बेसन से भी धो सकते हैं? बेसन इज़ द बेस्ट थिंग। अब बेसन जो है उससे तो बहुत अच्छा आपकी ऊपर वाली डेड स्किन रिमूव हो जाती है, क्योंकि उसमें वो एक नेचुरल स्क्रब भी है। जी, हम स्कूल से आते थे तो हमारी अम्मी ना बेसन और पानी थोड़ा सा उसको डाइल्यूट करके ना ऐसे, तो वो छोटी सी शीशी में रख देती होती थी कि मैंने वॉशरूम में रख दिया, तो जैसे ही हम बच्चे स्कूल से आते थे तो बेसन मल्ले होते थे मुंह पे और उससे ही धोते थे। जी, एक तो नेचुरल है, प्योर ऑर्गेनिक है, उसमें कोई केमिकल्स नहीं है, इसलिए वो आपकी स्किन की पीएच को इम्बैलेंस नहीं करता। वो आपकी स्किन के साथ मिल जाता है। एक और बड़ी मैं आपको बात बताऊं, मेरे जो एक्स हस्बैंड है ना फवाद, उनका चेहरा बचपन में इतना ज़्यादा, मैंने क्योंकि पिक्चर्स भी देखी और ये मैंने टोटका पता इस पे लोग हंसे ना, मगर मैं सच बताऊंगी, उनके चेहरे पे शायद ही कोई एक जगह ऐसी हो जहाँ पर दाने ना हो, फलाल के बाबा के। तो उन्होंने बचपन में क्या किया कि वो हाथों में सुबह सुबह उठते थे ना, तो मुंह धोने से पहले वो जाके हाथों में से थूक फेंकते थे, थू थू जो भी, पता नहीं इसी तरह कुछ करते होंगे, और उसके बाद अपने चेहरे पे मल लेते थे अच्छी तरीके से, ठीक है। और उसको मल के थे थोड़ी देर छोड़ते थे, जब वो सूख जाता था एंड ऑल दैट, तो 15-20 मिनट के बाद फिर वो जाके वॉशरूम में अच्छी तरीके से मुँह शू धो के फिर स्कूल जाते थे। तो यही इन्होंने तरीका आजमाया, और करते 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 उनके 3, 2.5, 4 महीने में स्किन पूरी क्लियर हो गई थी। और इतनी ज़्यादा मैंने उनकी वो पिक्चर्स देखी हैं जिसमें आप सोच नहीं सकते कि इतने दाने। तो वो टोटका मुझे समझ कोई नहीं आया, मगर इसकी डिटेल क्या थी, पीछे इसका बैकग्राउंड क्या था, क्या नहार मुँह जो थूक होती है उसमें कोई, अब ये तो आप डॉक्टर साहब आप भी बता सकेंगे अच्छा, कि कोई ऐसा एसिड होता है, क्या होता है जो चेहरे पे लगाया तो वो दाने जो थे सारे मर गए, उनकी लाशें बिछ गईं? असल में ना रिसर्च से बहुत सी चीज़ें साबित होती हैं, तो ये जो अब आपने चीज़ कही है तो हमें इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये सलाइवा में ऐसा कौन सा एजेंट है या एंटीबैक्टीरियल है जो कि करे, बिकॉज एक्ने जो है वो इन्फेक्शन है, इसमें भी बैक्टीरिया का रोल है, और सेकंड ऑयल्स का बहुत रोल है। और ऑयल में जितना बेसन की बात हुई है तो उसका तो एक लॉजिक है ना कि बेसन एब्जॉर्बेंट है, वो आपके अननेसेसरी ऑयल को एब्जॉर्ब कर रहा है। मेरी अम्मी भी कहती थी दाना निकला थूक लगाओ। इसमें वो होती हैं एंटीबॉडीज़ होती हैं, आईजी एंटीबॉडीज़ हैं। अच्छा। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो आपके बैक्टीरियाज को किल करती हैं। अल्लाह ताला का निज़ाम है, उसने आपकी जो मिकोज़ा है मुंह के अंदर और आंतों के इनर लाइनिंग के अंदर एक ऐसे फ़ौजी खड़े कर दिए हैं जो आपकी बैक्टीरियाज को इन नहीं होने देते आपके सिस्टम्स में। ठीक है। तो में भी इसका कोई रोल है, क्योंकि वो आईजी एंटीबायोटिक्स आपका गला ख़राब नहीं होने देते, वो आपकी चीज़ों को सेट रखते हैं। तो हो सकता है कि वही जब आप फेस पे लगाते हैं तो एक्ने के बैक्टीरियाज को उन्होंने किल कर दिया हो और बार बार लगाने की वजह से चेहरा साफ हो गया शायद। अब तो फलाल का कोई दाना निकल जाता है ना, तो मुझे कहती है मामा थूक लगा, मेरी नहीं अपनी खुद की लगाओ। मैं क्यों लगाऊं? टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। हम बात करें थूक के मतलब दानों के ऊपर। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं शुगर के ऊपर और एक्ने के ऊपर। अभी हमारी डॉक्टर साहिबा से मैं पूछना चाहूँगी, वो जो एक बात हमने छोड़ी थी कि छिलकों के साथ फल खाया करें, तो वो जो छिलकों के साथ फल में बहुत सारे फल हैं, तो वो मैं चाह रही थी आप एक्सप्लेन कर दे। एक तो रह गया केला, तरबूज, खरबूजा, ठीक है, माल्टा,
और इस तरह के जो बाकी हैं गर्मा सर्दा और नारियल, तो इन सब के फिर हम बता दें। अच्छा, जो आपका सेब है, अमरूद है, उसके छिलके की तो हम खा सकते हैं, लेकिन अगर आप बंदर हैं तो फिर तो आप केला भी छिलके के साथ खा सकते हैं। अच्छा, तो मतलब छिलके के साथ केला नहीं खा सकते। फिर तरबूज वगैरह? तरबूज के अंदर बहुत सी ऐसी डिशेस आती हैं जो कि छिलके के ऊपर बेस्ड हैं, और छिलके को बहुत से लोग पका के इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी बहुत से विटामिन्स हैं। सिर्फ अच्छा। मसला उसके छाल का है, क्योंकि उसकी छाल उतार के उसके अंदर जो ग्रीन पार्ट है वो भी मल्टाई विटामिन से भरा हुआ है। और एक और चीज़ जो कि हम बहुत ज़्यादा अपने डायबिटीज़ के मरीज़ों को बताते हैं कि रात को वो 5 बादाम, 2 अखरोट, 1 अंजीर भिगो के रखते हैं, और सुबह वो उसको निहार मुँह लें, दूध के साथ भी, या फ्रेश घर का बना हुआ दही हो तो उसके साथ ले, इससे उनकी शुगर नहीं बढ़ेगी। अंजीर अगर ताज़ा बादाम के हो छिलके तो बहुत उतार अच्छी के या है। फिर बादाम के छिलकों के समेत? छिलके समेत आपने इस तमाम चीज़ें लेनी है। अच्छा ठीक है, ओके। इसको पानी में भिगो के रखना है पहले? इसको पानी में ओवरनाइट सोक करना है, और सुबह फिर उसको थोड़े से दही या दूध में आप इस्तेमाल करें। उससे 3 फ़ायदे होंगे। नंबर फर्स्ट, इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन हैं। सेकंड, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा मरीज़ों को होती है कि हम हर वक्त कब्ज़ रहती है, हवा होती है, फिर हमारे सर में दर्द होता है, जिस्म पे बोझ आता है। हमारे सेट में भी है एक, अभी आएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। उनकी तो शक्ल पे देख के पता चल जाता है कि उनको मसला और है। फिर दायमी कब्ज़ जो है उसके भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, एनल फिशर्स हैं, हेमरॉइड्स हैं, फिर आपने ऐसा कहा चेहरे से पता चल जाता है, चेहरे के ऊपर दाने आ जाते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी हैं। दाने आते हैं चेहरे पे? जी हाँ। अच्छा। और कब्ज़ की वजह से जो एजिंग फैक्टर है वो बहुत जल्दी आ जाता है, बाल गिर जाते हैं, सर में दर्द रहता है, जोर लगाने की वजह से वेलसेल्वा तो मैन्यूवर डॉक्टर साहब है। इसका क्या और क्या हल है? क्या जुलाब भी पीते रहे? मतलब जैसे वो जो कैस्ट्रोल ऑयल होता है, लोग पेट साफ करने के लिए उसको भी मोस्टली पी रहे होते हैं, क्या इज दैट सेफ कि कैस्ट्रोल कैस्टर ऑयल ऑयल पी लें? बिल्कुल सेफ नहीं है। कैस्टर सही ऑयल नहीं है। बिल्कुल नहीं पीना, बिल्कुल सेफ नहीं है। हैबिट फॉर्मिंग है, उससे आदत पड़ जाएगी। आप अच्छा। कैस्टर ऑयल लेंगे तो आपकी कब्ज़ ख़त्म होगी। कुछ लोग कहते हैं उससे पेट में मॉइस्चर हो जाता है, जो ड्राइनेस होती है पेट की। आप सोचें फिजा, मैंने तो देखा है अक्सर माओं को, छोटे छोटे बच्चे 6-6 महीने 4-4 महीने के बच्चों को वो कैस्टर ऑयल दे रही होती नहीं है। देने चाहिए। तो खुदा का नाम है, मैं Okay. सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि फ्रॉम द प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू Okay. किसी बच्चे को तो आपने कैस्टर कॉन्स्टिपेशन है ऑयल तो नहीं बच्चों को देना। क्या दें, जरा जल्दी बता देगा, टाइम कम है, इसका सवाल का जवाब चाहिए अच्छा, मुझे। उसमें मैं आपसे ये कहूँगी कि पुदीना और इलायची, छोटी इलायची और थोड़ी सी सौंफ को आप पानी में डालकर उसका अर्क निकाल लें, और वो बच्चे को पानी या दूध के साथ देते रहें। उससे उनका मैदा और इंटेस्टाइन्स बेहतर रहेंगे। ये मेरी बेटी अभी तक पीती है रोज। वाओ, एक्सीलेंट। उसमें थोड़ा स्कूल सा में जो पुदीना पानी लेके डालें। जाती है वो भी यही होता है उसका। ज़बरदस्त, क्योंकि पुदीना जो मिंट है, अब तो वो मार्केट हो रहा है, बहुत सी दवाइयों में मिंट शामिल है। हाँ। सेकंड जो चीज़ आपने कैस्टर ऑयल की उसको करता क्या है, वो इंटेस्टाइन्स के अंदर जाकर ब्लीड करता है, ठीक है। इसलिए हम मना करते हैं प्लीज कि वो कैस्टर ना ऑयल करें। यूज़ नहीं कीजिएगा ऐसी चीज़ के लिए। इतना अच्छा सादा सा अर्क है जो अपने घर में खुद बनाना है और वो बच्चों को पिला दें। उसमें थोड़ी सी अब चीनी भी डालना, थोड़ी सी डाल सकते हैं ना फॉर द टेस्ट। अच्छा, चीनी आप नहीं, चीनी नहीं डालना, बच्चों को चीनी नहीं देना, शहद दे दें। शहद डाल दें, शहद थोड़ा सा डाल। ठीक है, ये डॉक्टर साहब की बात जो है ना, ये नोट कर ले, आज उन्होंने बड़ा अच्छा टोटका बताया। अच्छा, आप मुझे जल्दी से बता दीजिएगा, अब ये जो स्किन पे दाग रह जाते हैं दानों के, तो उस दाग के लिए कोई ऐसी क्रीम जो लड़कियां लगाएं वो ऐसे उखड़ के निकल जाए, आपके चेहरे से पील ऑफ हो जाए, इज दैट? जी, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं, तो हमारी बॉडी अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाई है कि वो खुद ही खुद को हील कर रही होती है। अच्छा। तो अगर आप 4 से 6 महीने का वेट कर सकते हैं दागों के साथ, तो दाग जो हैं, जो पिगमेंटेशन है, वो तो निकल जाती है, बॉडी खुद ही क्लियर कर देती है। बस आपने सनब्लॉक ज़रूर लगाना है मॉर्निंग में। लेकिन उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी से ठीक हो जाएं, 1 से 2 महीने के अंदर अंदर सारे दाग धब्बे ख़त्म हो जाएं, तो उसमें आपने ऐसे क्रीम्स यूज़ करनी है जिनमें अल्फ़ा आर्ब्यूटिन, कोजिक एसिड, हाइलोनिक एसिड, ये वाले इंग्रेडिएंट्स हो। पहले कुछ और चीज़ें यूज़ होती थी, लेकिन अब वो बैन हो चुकी हैं। ठीक है। अब आपने ज़रूर इंग्रेडिएंट्स ज़रूर देखने हैं कि उसमें ये वाली वाइटनिंग एजेंट, उसमें नाइसिनामाइड ये सब चीज़ें तो नहीं है इम्पोर्टेंट? नाइसिनामाइड इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो एक्ने को हील करता है, आपकी स्किन की ग्लो के लिए काम करता है, लेकिन वो ब्राइटनिंग एजेंट नहीं ठीक है। है। ब्राइटनिंग एजेंट के लिए कोजिक एसिड, अल्फा आर्ब्यूटिन, ये वाली चीज़ें उसमें ऐड होनी ठीक, चाहिए। किस कंपनी का अगर कोई सीरम या क्रीम लेते हैं तो प्लीज़ बता दें फॉर एक्नी पॉन्स, कोई 2-3 नाम बता दें ताकि इजीली उनको मिल जाए। अच्छा, इसमें आप जो कमर्शियल नेम्स होते हैं जैसे लॉरियल हो गया या आपका गार्नियर,
इनमें बहुत Ordinary. अच्छे ऑर्डिनरी ये ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें दवाई की मिकदार इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो इफ़ेक्टिव हो सके बहुत जल्दी। ठीक उसके है। लिए हमें मेडिकेटेड चीज़ों की तरफ ही जाना तो पड़ता है। मेडिकेटेड में ही बता दें, मैं तो कहती हूँ। मेडिकेटेड में जैसे आजकल मैं बहुत यूज़ कर रही हूँ, परलाइट क्रीम बहुत यूज़ कर रही हूँ, जी के आप क्रीम भी कर रही हैं? मतलब पेशेंट्स में। अच्छा, आप पेशेंट्स के लिए यूज़ कर रही हैं, Patients ठीक है। मैं कहा आपके तो कोई दाने ही नहीं है। नहीं, दाने बनते हैं, पकौड़े खाए हैं अभी रमज़ान में। तो फिर आप यही वाली creams use परलाइट करती क्रीम हैं? यूज़ की ठीक और है, और विटामिन दूसरी सी cream? सीरम साथ यूज़ किया। कौन सा सीरम? विटामिन सी सीरम आप कोई भी ले सकते हैं। वैसे कोई नाम बता दें। आप रेविटॉन सी ले लें, रेविटॉन सी ले लें, या कोई भी विटामिन सी सीरम जिसमें 10 to 20% तक एस्कॉर्बिक एसिड हो, ठीक वो है। आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें लॉरियल में भी आए हुए हैं, गार्नियर में भी आए हैं, They're कमर्शियली fine. भी अवेलेबल होंगे। Okay, जी, medical store बस से आपने देखना है कि 10 to मेडिकल स्टोर भी नहीं, आप किसी ग्रोसरी स्टोर से भी ले सकते हैं, अच्छा। जहाँ पे मेकअप का आयल होता है, वहाँ से आप ले सकते हैं। बस आपने देखना है कि उसमें 10 to 20% तक विटामिन सी होना चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आप लोगों के टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको बहुत कुछ समझ आया होगा कि किस तरह आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है, और मज़ीद उसके स्टेप्स क्या होंगे, और कौन कौन सी ऐसी क्रीम्स या सिरम्स जो हैं वो आपके लिए कारआमद होंगी। हमने ब्रांड्स भी आपको बता दी। अब तो आज अगर जो प्रॉब्लम्स में हैं वो बहने जाके ख़रीद लें, और साथ साथ जो शुगर के बारे में बताया, तो शुगर की थोड़ी सी एहतियात बचपन से करेंगे तो फिर आगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला रहम फरमाएगा। थैंक यू बोथ ऑफ यू। बहुत शुक्रिया। सी यू टुमारो।